जय हिंद साथियों, हम सेल क्लास एक बार कर चुके थे, पुनः दूसरा क्लास कर रहे हैं। जहां तक हम पढ़ाए थे वहां तक अगर देखा जाए, एक बार क्विक रिवीजन करें तो हम बताए थे ये वाला पार्ट कोशिका का झिल्ली होगा, जो कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। अगर देखा जाए तो इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। यह एक अत्यंत कोमल संरचना है तथा यह एक अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का अर्थ इससे सभी वस्तु आर पार नहीं होता है और ना ही सभी वस्तु बाहर से अंदर आती है। अर्थात इस कारण से हमने बताया था कि इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। इसके अंदर एक और कोशिकांग को हमने देखा था जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया था, जिसमें हम बताए थे कि आप जब सांस लेते हैं, सांस लेने के क्रम में वायु पूर्ण रूप से फेफड़ा में आता है। फेफड़ा के बाद वह एल्वियोली में जाता है और एल्वियोली उस ऑक्सीजन को पुनः अवशोषित कर उसे शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर वायवीय शोषण होता है। वायवीय शोषण के फलस्वरूप क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के बाद हमें एटीपी का प्राप्ति होता है, अर्थात 38 एटीपी से हमें एक ग्लूकोज के अणु प्राप्त होता है और एक ग्लूकोज के अणु से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे अगर देखा जाए, आगे एक और कोशिकांग को देखें तो आगे का कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हो जाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय का खोज 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने किया था। अर्थात कहा जाए तो इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका कार्य अब ऊर्जा का परिवहन करना है। अर्थात देखा जाए तो यह पदार्थों को यातायात करने में सहायता करता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। यह एक कोशिका से ऊर्जा को पुनः दूसरी कोशिका में प्रवेश करवाता है। अगर ऊर्जा एक कोशिका से दूसरे कोशिका में नहीं जाता तो व्यक्ति का जिस भाग का ऊर्जा खत्म हो जाता, उस भाग में पुनः ऊर्जा प्राप्ति के लिए उसे खाना पड़ता। इसीलिए यहाँ पर गोल्जी काय एक ऊर्जा परिवहन का कार्य करता है, अर्थात यातायात में सहायता करता है। गोल्जी काय जंतु में हार्मोन का भी निर्माण करता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो यातायात में ही सहायता करता है। आगे देखा जाए तो आगे इसके अंदर एक कंकाल नुमा संरचना पाया जाता है। वो कंकाल नुमा संरचना अगर देखा जाए तो इसमें इस कंकाल नुमा संरचना को अंतःप्रदब्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रदब्ययी जालिका कहते हैं। अंतःप्रदब्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रदब्य जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। आंतरिक सहायता देने के कारण ही अंतःप्रदब्य जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल कहा जाता है। जिस प्रकार से एक मानव का बात किया जाए तो अगर एक अस्थि निकाल दिया जाए, अर्थात अगर मानव को देखिएगा
यहाँ पर एक हड्डी पाया जाता है जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी निकाल दिया जाए तो मानव खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से एक अंग पाया जाता है या एक कोशिकांग होता है जो कोशिका को अयांत्रिक सहायता देता है। अर्थात देखें तो कोशिका को पूर्ण रूप से कहें तो फुलाकर रखने में मदद अंतःप्रदब्ध जालिका करता है। अंतःप्रदब्ध जालिका में देखिएगा तो दो संरचना पाया जाता है। आधा भाग में एक खुरदरा संरचना या बिंदु के रूप में कुछ पाया जाता है। जिस प्रकार से मानव में अगर देखा जाए तो कुछ पिंपल्स निकला रहता है, ठीक उसी प्रकार से अंतःप्रदब्ध जालिका में भी देखा जाए तो कुछ आधा भाग में बिंदी बिंदी जैसी संरचना होता है और आधा भाग एकदम प्लेन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतःप्रदब्ध जालिका दो प्रकार का होता है। एक चिकना होता है जिसे स्मूथ कहते हैं और एक बिंदु बिंदु जैसी संरचना होने के कारण इसे खुरदरा कहा जाता है। अर्थात देखें तो एक चिकना अंतःप्रदब्ध जालिका और एक खुरदरा अंतःप्रदब्ध जालिका होता है। अगर बात किया जाए चिकना अंतःप्रदब्ध जालिका का, तो चिकना अंतःप्रदब्ध जालिका पर किसी भी प्रकार का उभार बिंदु नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका पर किसी भी प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अर्थात इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। साथ ही यह चिकना होने के कारण कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट कहने का अर्थ होता है कि आप अगर कुछ भी खाते हैं, खाने के क्रम में यदि आपको मीठा लगता है तो वो लगभग सभी भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा का बात किया जाए तो जितना भी तेलिया पदार्थ आप खाते हैं वो सभी वसा कहलाता है। वसा अगर देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति में वसा की मात्रा ज्यादा होगा, वसा की मात्रा जितना ज्यादा होता है वह व्यक्ति में ठंडा उतना ही कम लगता है। ठंडा की बहुत कम लगता है। जैसे अगर देखें तो मेल और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में वसा ज्यादा होता है मेल की अपेक्षा। अगर मेल की बात किया जाए तो फीमेल की अपेक्षा 20% वसा कम होता है। जिस कारण से आप देखते होंगे कि मेल और फीमेल अगर ठंडी के दिनों में कहे जाते हैं तो मेल को ठंडा बहुत ज्यादा लगता होगा, जबकि फीमेल में ठंडा या फीमेल को ठंडा बहुत कम लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं वसा इंसुलेटर का कार्य करता है। वसा इंसुलेटर का कार्य करता है और वसा की मात्रा अगर जिस व्यक्ति में ज्यादा होता है उसका वजन ज्यादा हो जाता है और वसा की मात्रा अगर कम रहता है तो उसका वजन बहुत ज्यादा होगा। वसा की मात्रा बढ़ने से वजन कम होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि समान कदकाठी अगर मेरे जैसा ही कोई महिला होगी तो उसका वजन कभी 50 केजी नहीं हो सकता है, जबकि एक पुरुष को देखिएगा तो उसमें वसा कम होता है, जिस कारण से वो देखने में भले दुबला पतला लगे लेकिन उसका वजन ज्यादा होता है। वसा की मात्रा अगर आपके शरीर में ठीक ठाक रहेगा तो आपका चेहरा ज्यादा ग्लोइंग करेगा। अगर वसा कम हो जाता है तो आपके चेहरा रुखरा सा प्रतीत होता है। वसा की मात्रा अगर आप में ठीक ठाक है तो आपके शरीर में झुर्री नहीं पड़ता है। झुर्री कहने का अर्थ होता है कि अगर आप अपने दादा दादी को देखिएगा तो उनके शरीर में वसा कम हो जाता है, जिस कारण से अगर आप इसे घिसते होंगे तो घिंचा जाता होगा। लेकिन हम लोग यंग हैं और यंग में अगर देखा जाए तो वसा की मात्रा ठीक ठाक होता है, जिस कारण से झुर्रियां नहीं पड़ता है। आगे अगर देखा जाए खुरदरा अंतःप्रदब्ध जालिका। खुरदरा अंतःप्रदब्ध जालिका क्या होता है? अगर आप अंतःप्रदब्ध जालिका को देखिएगा, सही से देखिए तो इस पर कुछ बिंदु बिंदु जैसी संरचना होती है। जो बिंदु बिंदु जैसी संरचना होती है
वही इस अंतःप्रदब्ध जालिका को खुरदरा बना रही है। अर्थात इस खुरदरा अंतःप्रदब्ध जालिका को देखा जाए तो इसका मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण करना है। प्रोटीन का निर्माण करना है और इस पर जो छोटी छोटी संरचना पाई जाती है या बिंदु बिंदु के रूप में जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को राइबोसोम कहते हैं। उस संरचना को हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की अगर बात किया जाए, राइबोसोम अगर बात किया जाए तो यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है, क्योंकि आप ही देखते हैं ना, कोशिका बहुत छोटा और उसके अंदर बहुत से कोशिकांग और कोशिकांग के अंदर भी छोटा छोटा बिंदु जैसी संरचना है। तो इस आधार पर तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा आकार है, अर्थात यह सबसे छोटा कोशिकांग है। छोटा होने के कारण इस पर दोहरा परत नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज छोटा है और एक और परत लगाएंगे तो उसका आकार बड़ा हो जाएगा। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि इस पर यह एक परत का बना होता है। यह एक परत का बना होता है और इसका मुख्य काम देखिएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण कहने का मतलब होता है निर्माण करना, इसका मुख्य कार्य है। आगे अगर देखा जाए तो अगर राइबोसोम की बात किए तो राइबोसोम का खोज सबसे पहले पादप कोशिका में हुआ था। सबसे पहले पादप कोशिका में हुआ था और उसमें भी खोज करने के लिए दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम रॉबिन्सन था तथा दूसरा वैज्ञानिक का नाम अगर देखा जाए तो ब्राउन था। यानी कि राइबोसोम का खोज सबसे पहले पादप कोशिका में हुआ था, वो भी पादप कोशिका में अगर देखा जाए तो एक रॉबिन्सन तथा दूसरा ब्राउन ने किया था। जबकि अगर इसका बात किया जाए जंतु कोशिका में तो जंतु कोशिका में इसका खोज एक अलग वैज्ञानिक किए थे जिनका नाम ई पैलाडे था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज इसका खोज ई पैलाडे ने किया था। जबकि इसका नामकरण का अगर बात किया जाए तो रॉबर्ट्स ने किया था। अर्थात यहां पर देखिएगा तो एक कोशिकांग है लेकिन वैज्ञानिक बहुत सारे आगे हैं। जैसे अगर बात किया जाए राइबोसोम का खोज सबसे पहले पादप में हुआ, वो भी पादप में खोजकर्ता रॉबिन्सन और ब्राउन थे। जबकि जंतु कोशिका का अगर बात किया जाए तो ई पैलाडे थे, जबकि इसका नामकरण का यदि बात किया जाए तो रॉबर्टसन थे। रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने इसे खोज किया, नामकरण किए थे। राइबोसोम अगर देखें तो दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S होता है। क्योंकि अगर देखें तो पहला दिन क्लास में ही हम बोले थे कि सभी जीव की आकार बराबर नहीं होता है। अगर सब जीव का आकार बराबर नहीं होता है तो यहां से पता चलता है कि सभी का कोशिका भी बराबर नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं तो इस आधार पर अगर देखें तो राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S और एक 80S। जो जीव को हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं उस जीव में 70S राइबोसोम पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीव एक कोशिकीय हो
उसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, और जो जीव बहुकोशिकीय हो उसमें 80S पाया जाता है। अर्थात अगर देखें 70S को बात करें तो वैसा जीव जो जिसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब आप भी समझ सकते हैं कि जिसका शरीर ही बहुत छोटा है उसमें प्रोटीन बहुत कम चाहिए, अर्थात राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। तो 70S भैया दीजिए, क्योंकि उसका शरीर ही बहुत छोटा है। अब जिसका शरीर बहुत बड़ा है अर्थात बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसे राइबोसोम अधिक मात्रा में चाहिए। जब राइबोसोम भी अधिक मात्रा में चाहिए तो उसे चाहिए 80S। अर्थात अब हम कह सकते हैं कि जो भी बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। आगे अगर इसी में देखें तो एक आता है, एक कोशिकांग आता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज 1958 ईस्वी में डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम अगर देखा जाए तो सभी कोशिकांग को कार्य करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि लाइसोसोम नहीं रहता तो सभी कोशिका के अंदर कोशिकांग सही ढंग से कार्य नहीं करता, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर अगर देखा जाए तो एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उस एंजाइम जिस भी कोशिकांग पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ जाता है वह कोशिकांग नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। अर्थात देखें तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। अगर एक बात उदाहरण से समझे तो कभी कभी क्या होता है, जब आप कोई काम किए या कभी कभी दरवाजा लगाते होंगे, उंगली दरवाजा में दबा जाता होगा, या कभी मार खाते होंगे, मस्त के एक मुक्का फैट पर कोई मतलब एक फैट दे दे तो देखते होंगे वहां पर काला हो जाता, अर्थात पूर्ण रूप से कोशिका मर जाता। और कोशिका जब मरा उसमें लाइसोसोम भी मर जाता, और जब लाइसोसोम मर गया तो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करने वाला भी खुद मर गया। और जब मर जाता है तो वहां पर देखिएगा काला संरचना पा जाता, और जब काला एक संरचना आ जाता है तो उसके आसपास अर्थात जो कोशिका मरा है उस कोशिका के आसपास भी कई कोशिका होंगे, और उस कोशिका के अंदर लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम पहले चेक करता है कि यहाँ पर जो मरा है कोशिका उसमें कम से कम लाइसोसोम जीवित है या नहीं। जब कंफर्म हो जाता कि आसपास का कोशिका लाइसोसोम भी मर चुका है, तब आसपास के कोशिका के जो अंदर लाइसोसोम पाया जाता है वह अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम उस कोशिका पर आकर धीरे धीरे छिड़कता है, और धीरे धीरे छिड़कने के क्रम में पता चलता है कि वो काला दाग या धब्बा एक 10-12 दिन में छूटता होगा। इसका मुख्य कारण क्या है, अगर समझिएगा तो इसके आसपास भी कई कोशिका होंगे और सब कोशिका में लाइसोसोम होगा। सब कोशिका में अगर लाइसोसोम होगा तो ये अगर अपना पूर्ण रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या जल अपघटनी एंजाइम इस कोशिका को नष्ट करने में लगा देगा तो इस कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का जल अपघटनी एंजाइम नहीं होगा। अगर जब इसी के अंदर जल अपघटनी एंजाइम नहीं होगा तो लाइसोसोम के डर से जो सब कोशिकांग कार्य कर रहा था वो अब किसी के डर से कार्य नहीं करेगा। इसी कारण से यह अपना सब यानी कि पूरा का पूरा जब जल अपघटनी एंजाइम नहीं देता, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देता। आगे अगर देखें तो इसे हम कह सकते हैं यह कोशिका का पुलिस का कार्य भी करता है। क्या कभी कभी होता है कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक अगर कोई कोशिकांग कार्य करना बंद कर देगा, एक
कांग यदि कार्य करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम उस पर जल अपघटनीय एंजाइम छिड़कता है, जिस कारण से उस या वह कोशिकांग नष्ट हो जाता। कभी कभी देखा जाता है कि पूरा कोशिका ही कार्य करना बंद कर देता है। जब पूरा कोशिका कार्य करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता। फाड़ने के बाद पूरा कोशिका मर जाता। पूरा कोशिका मरने के कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम कहा जाता है। अर्थात अगर पूछे आपसे कि आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली पूछे या एटम बम पूछे तो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसे अगर देखें तो जल अपघटनी एंजाइम भी कहा जाता है। जल अपघटनी एंजाइम जिस भी कोशिकांग पर पड़ता है वह कोशिकांग कार्य करना बंद कर देता है। या अगर लाइसोसोम अपने आप को फाड़ ले तो पूर्ण रूप से कोशिका विध्वंस हो जाता है या पूर्ण रूप से मर जाता है। इस कारण से ही इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यह कोशिका को या जीवाणु से या विषाणु से सुरक्षा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ मानव का अगर बात किया जाए तो मानव का एक कोशिका होता है जिसे आरबीसी कहते हैं। तो हिंदी देखा जाए तो लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल में किसी भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का लाइसोसोम नहीं होने के कारण अगर आरबीसी मरता है तो स्प्लीन या पीलिया या तिल्ली में जाकर छन जाता है। उसका मुख्य कार्य होता है जीवित आरबीसी और मृत आरबीसी को अलग करना। और मृत जो मर जाता आरबीसी वह स्प्लीन, पीलिया या तिल्ली में चला जाता है। इस कारण से आरबीसी का कब्र स्प्लीन या पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। स्प्लीन, पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि आरबीसी में लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता है। क्योंकि अगर मोटा मोटी देखें, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उस व्यक्ति को अगर देखा जाए, उस व्यक्ति को यदि देखा जाए आरबीसी का कब्र पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। आप जितना भी डॉक्टर को देखते होंगे, यदि बीमार पड़ता है कोई भी व्यक्ति तो उसे सीधा नस में इंजेक्शन दिया जाता है। और इंजेक्शन नस में कहने का अर्थ होता है कि कोई भी दवा मोटा मोटी अगर देखें तो ब्लड में दिया जाता। अगर कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा एक दवा बन जाए जो आरबीसी या ब्लड के अंदर जाते ही लाइसोसोम अगर इसमें उपस्थित होगा तो लाइसोसोम को यदि फाड़ देता है, ब्लड के अंदर लाइसोसोम अगर होता तो अगर कोई दवा अगर होता लाइसोसोम को फाड़ देता तो मानव का ब्लड दही के रूप में जम जाता, जिस कारण से व्यक्ति का मृत्यु हो जाता। इसीलिए अगर देखा जाए तो भगवान बहुत सोच समझकर शरीर का निर्माण किए हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें लाइसोसोम नहीं होना ही अच्छा बात है, नहीं तो बहुत दिक्कत होता। आगे अगर देखें लाइसोसोम के बाद इसमें एक और कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम होता है रसधानी। रसधानी जिसे इंग्लिश में वैक्यूल्स कहते हैं। रसधानी का मुख्य कार्य होता है कि इसके अंदर या कोशिका के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना। जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य रसधानी करता है। रसधानी
जल संतुलन बनाने का कार्य करता है। अगर देखा जाए रसधानी का, तो पादप में यह मुख्यतः पाया जाता है। जंतु में यह बहुत छोटा होता है या नहीं के बराबर ही पाया जाता है। रसधानी एक, अगर देखा जाए तो यह एक निर्जीव संरचना है और यह पादप में बहुत बड़ा होता है। आगे अगर देखा जाए तो इसका कोशिकांग एक आता है जिसे कहते हैं केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर आप कोई भी फल देखिए तो मोटा मोटी फल का बीज में पाया जाता है और फल का अगर रंग देखें तो फल के अंदर बीज का अगर रंग देखें तो लगभग ब्राउन होता है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अगर यहां भी देखें तो केंद्रक एकदम कोशिका के बीचों बीच है और देखें तो इसका खोज किया था 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन। अगर कुछ जीएस में ट्रिक नहीं लगाइएगा तो सब सुनने में आपको एक ही जैसा लगेगा। तो जिस प्रकार से सभी फलों का बीच में पाया जाता है और ब्राउन कलर होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कोशिका के बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता और केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर देखें तो पूर्ण रूप से यह कोशिका को नियंत्रित करता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर अगर देखें तो डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है, जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्रक को आनुवांशिक पदार्थों का गृह कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहे। तो लगभग सभी आनुवांशिक पदार्थ कोशिका के अंदर एक बीचों बीच गोल जैसी संरचना पाई जाती है। उस गोल जैसी संरचना के अंदर देखा जाए तो पाया जाता। आगे अगर देखें तो जरूरत यह नहीं है कि सभी कोशिका के अंदर केंद्रक होगा ही। कुछ ऐसा जीव भी होता है जिसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सूक्ष्म जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इस केंद्रक को आनुवांशिक पदार्थ का गृह कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ का गृह कहा जाता है। बस आज यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।